ये बोले कि सीमा परिहार आपके जंगल में रही हो तो आप कला बिग बॉस के घर में कैसे रह सकती है। पहले दिन हथियार उठाया था तो हमने एक मंदिर पे खड़े होके 5 फायर करे। हमारे गाँव में ऐसी 15-16 आदमी थे। 15-16 आदमी ने नाक में दम कर रखा था प्रशासन ने। तो ये कहते थे कि घटाले का नाम बिल्कुल मरवाने के करते हैं और तिनकी नहीं आवाज़ मिलती है। तिनकी सिर्फ चेहरा इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपके पास में एक सीढ़ियाँ भी आएगी, वो भी चढ़ेगा आप देखिए। लेकिन जंगल में जितना बाकी पैदा हुआ है उनके घर परिवार बस उतना ही है जितने साथी लोग हैं। निर्भय का नाम जब हुआ है जब निर्भय ने साथियों पे शादी करने लगा तब निर्भय जाके उचका है आके, नहीं पहले निर्भय इतना हाईलाइट नहीं था। हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी सीमा परिहार के साथ। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू। जानना चाहते हैं कि क्या कहानी रही आपकी, आप किस तरीके से उस एक कह सकते हैं कि उस दौर में चली गई जहाँ पे इतना बड़ा एक नाम बाद में बन के आया सीमा परिहार दस्यु सुंदरी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बताएं कि मैंने जैसा कि सुना है कि 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की छोटी सी उम्र में आप अपने एक गिरोह में आप शामिल हो जाती, तो वो क्या कहानी थी? हमारा अपहरण हुआ था 1983 में और अपहरण करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लाला राम कुसमा नाइन थी। और इसकी वजह ये थी कि हमारे गांव में जो बवाइल गांव है, हमारी पैदाइश वहीं की है क्योंकि हमारे पिताजी है कालेसुर की गढ़िया के रहने। तो हमारे गांव में एक सरपंच थे गंभीर सिंह, तो वो 40 साल सरपंच रहे। तो उसका ये कहना था कि हमारे पिताजी पे जमीन नहीं है, आज भी जमीन नहीं है। तो वो ये कहते थे कि तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, चारों लड़कियों की शादी हमारे गाँव में करिए, तो हम जब तुम एक लड़की की शादी करोगे तो हम तुम्हें 5 बीघा खेती दिवाएंगे करें। तो हमारे पिताजी ने ये कहा कि ठीक है, हम पैसों से गरीब हैं लेकिन उनके हिन तो नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा परवजन ने लड़कियां सेंगरन की नहीं दी है, मैं राजा भट्ट को दी थी जो कछवाए ठाकुर होते हैं। तो वो ये कहते थे कि अकेला परिहार का घर एक है, ना इनके पास में लाठी में ताकत है ना पैसों में ताकत है, फिर भी ये ठाकुर दबता नहीं है। तो इनका यही 30 एक चलता रहा। बोले फिर इनका हमारी 2 बहनों की शादी हो गई, फिर तीसरे पे कहा, वो भी नहीं माना। जब लास्ट में मैं रह गए तो उनने कहाँ से कहाँ षड्यंत्र रख के इनने हमारा किडनैप कराया। मतलब एक षड्यंत्र के थ्रू आपको वहाँ आपका जीवन बर्बाद करने के लिए कह सकते हैं, आपको वहाँ गिरोह में पहुँचा दिया। हाँ, तो हमें इन्हें रात के समय थी 9-9:30 बजे का था। और देहात में जाइए 9-9:30 बजे पे हर गांव में जितना जंगल के किनारे हैं तो अधिकांश करके आदमी सोने लगता है, क्योंकि आदमी दिन भर कनौ में अपने गांव में रहता है। शाम के खाना खाया 7-7:30 बजे 8 लोग खाना खप जाता है और 9-10 बजे लोग सो जाते हैं। तो ऐसे ही 9-10 बजे का टाइम था, हम तो अपने आंगन में परे सो रहे थे। आषाढ़ का महीना था, तो उसी के बाद में जौन महीना आज चल रहा है इसी महीना चल रहा था। तो तब आए तो उसमें 8-10 आदमी रहे। कुछ छत होके उतरे और छत होके उतर के उसके बाद में गेट मैन खोला, बस उठाया, हमें कहीं चले गए। हमारे मम्मी पापा ने शोर मचाया तो उन्हें 1-2 फायर किए, तो फायर करते हुए चले गए। तो भाई देखो ऐसा है कि ये तो समझ गए थे हमारे पापा लोग कि ये बदमाश लोग हैं, लेकिन वही है कि राइफल के आगे कौन कर सकता, क्योंकि हमारे पापा कोई राइफल तो थी नहीं। जब सुबह को जाके हमारे पापा ने, तब इटावा जिला लगता था उस टाइम, औरैया जिला नहीं बना था। उसके बाद में हमारे पापा ने जब अजीत में थाना लगता था, थाने में जब आए तो जब पापा हमारे सुबह को थाने में आए तो गंभीर सिंह मौके पे बैठा मिला थाने के अंदर। जब वहाँ पे दरोगा जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कोई डाकू लोग आए थे हमारी लड़की को लेके गए, तो दरोगा ने एक गालियों का शब्द लेते हुए कहते कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ में भर्ती जा साले यहाँ पर तो रिपोर्ट नहीं लिखी हमारे पापा। अच्छा। हाँ, और पहला चांस था हमारे पापा को थाने जाने में पूरे चीजें। इतने सीधे थे हमारे पिताजी, तो लेकिन नहीं रिपोर्ट लिखी, जाके अपने घर बैठ गए। फिर वो अपने चुप्पा हमें प्रयास करते थे ढूंढने का, लेकिन कहीं बदमाश मिले ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं बराबर लाला राम से ये कहते रहे कि हमें आप क्यों उठा के ले आए हो, तो वो ये कहते थे कि जैसे जो हम बताते जाओ वो करते जाओ, ये तो बाद में वक्त पता लगेगा क्यों उठा के जाओ। ये भाई साहब धीरे धीरे कम से कम 2 साल अपील बीत गए, लेकिन हम उस टाइम पे इतना बुद्धि नहीं थी कि हम गैंग के अंदर आ गए हैं तो ये हमें वारंटेड करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब प्रशासन में आपका नाम पहुंच रहा है या नहीं? हाँ, ये कोई पता ही नहीं, पता नहीं।
3 साल के बाद में जब हमारे गांव का एक मल्लाह मिला, ये आपके क्योटरा के पास में एक मठापुर गांव पड़ा था। अच्छा। वहाँ पे एक मल्लाह का लड़का मिला, तो वो एक ट्रैकिंग करके जा रहा था रास्ते में, हम सब जने मिल गए। तो मैंने पैर छुए और छूने के बाद हमने तू कहाँ रहता, तो मैंने बता दिया कि मैं अधूनगर रहते हैं। तो हमने कहा अधूनगर तो हमने बहन के पास में है, बोले कि हाँ। तो हमने अपने घर के हाल चाल पूछे, तो बोले कि बुआ तुम्हारे मम्मी पापा तो जेल में चले गए, बड़ा भाई जेल में चला गया, दिखाते हमसे दोनों छोटे, आज नहीं है वो दुनिया पे। तो उसके बाद तो हमने कि मेरा मम्मी पापा क्यों चले गए, बोले कि बुआ तुम्हारे घर की 2 दाएं तुर्की हो गई। अच्छा। हाँ, और एक कनौ के अय्या बाबा दोनों की जेल में है। फिर उसके बाद में हमने लाला राम से ज्यादा करके जब पूछने के बाद में, तो उनने ये कहा कि आप हमने कि जब मैंने आज दिन तक कोई अपराध ही नहीं किया तो मैं डिक्लेयर कैसे हो गए। बोले ऐसा है। तो तब उनने हमें एक पैड का कागज अपना दिखाया। पैड का कागज दिखाने के बाद में बोले कि ये हम कोई भी वारदात छोटी बड़ी करते, चाहे हम अपहरण करें, चाहे हम डकैती करें, कहीं के लिए हम कार्ड भेजते अपना, ये जितने अपहरण होते हैं तो हम ये कार्ड देते हैं, और देने के बाद में जिसको हमें डिक्लेयर करना सबके नाम दे देते हैं। अच्छा, उनका कोई लेटर पैड होगा? हाँ, उसमें एक लंग लाला का राम का नाम था, एक लंग कुसमा नाइन का था। अच्छा। मैं मोहर से दिखाया, मोहर भी थी। तो बोले कि अपहरण होते हैं तो ये पकड़े करके हम ले आते हैं, और उनके लिए हम जब चिट्ठी डालते हैं तो ये चिट्ठी जाके हम लड़का वाले के यहाँ भेजते हैं। जब 3 सालें हो गई, जब हमने लाला राम से फिर अनुरोध किया कि मैं नहीं जाएंगे, ठीक है, हम अगर अभी थोड़े बहुत वारंटेड हुए होंगे तो हमने कि मैं घर जाएंगे, मैं जाके समर्पण कर देंगे, हम अपने जेल ही तो जाएंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो बोले अब तेरे ऊपर इतने मुकदमा हो गए, डरी डरी जेल में सड़ जाओगी, और तुम्हारे बाप माता इतने पैसा वाले भी नहीं है जो तुम्हें छुटा लो। अगर जनता ने देख लिया या पुलिस ने देख लिया, कहीं धोखे का अगर मार दिया तुम्हें तो तुम मर जाओगे। तो भाई साहब पहले फिर मैंने ये ध्याया वहाँ 3 साल के बाद में, अब हम जो दुनिया में निकल नहीं पाएंगे, इसी दुनिया में हमारा जो कुछ जिंदगी है यहीं पर है। 3 साल के बाद में तब हमने राइफल उठाई है। जब आपको ये मालूम चल गया कि अब नाम तो हमारा जा ही चुका है, जी। हम सफाई दे नहीं सकते, हाँ। तो आपने उसके बाद हथियार उठाया? फिर उसके बाद में हथियार उठाया। नहीं, हमने 3 साल यही नहीं पकड़ा कि बंदूक कैसे पकड़ी जाती। खूब हमसे कहा गया लेकिन हम बंदूक नहीं ले सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी, अब आपने ऐसे हथियार उठा लिया था, तो पहला क्राइम आपने क्या किया जो आपको नहीं, याद होगा? नहीं, पहले हमने क्राइम नहीं किया। जब पहले दिन हथियार उठाया था तो हमने एक मंदिर पे खड़े होके 5 फायर करे। तो मजबूरन हमने जब उठाई लिया, मैंने बस ध्यान लिया था कि जो कुछ जिंदगी है, जो कुछ जिएंगे 10 साल 5 साल यहीं तक बस सीमित है, हमारी जिंदगी यहीं पर दुनिया है। मैं अपने आप को जंगल में जब तक थे, मैं ये कहते थे कहीं पर अगर डामर सड़क रात के जब क्रॉस करते थे तो हम कहते थे कि भगवान ये डामर सड़क पर कभी जिंदगी चल नहीं पाएंगे। ऐसा आप सोचते थे? हाँ, ये एक बार नहीं कम से कम लाखों बार सोचा होगा, क्योंकि कितना छुप के चलते थे। महीना 2 महीने में तो पुलिस से मुझे होने ही होना। पता नहीं हमने कि किस गोली पे हमारा नाम लिखा होगा, कहीं बिना हमने की मेरी जीवन लीला यही से समा। अच्छा, जैसे बेहड़ को लेकर सीमा जी इतनी सारी मूवीज बनी और लोग बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि जैसे जिस तरीके से प्रोजेक्शन किया जाता है फिल्मों में, डाकू और गाँव में घुसते थे, इस तरीके से क्या बिल्कुल उसी अंदाज में डाकुओं की जिंदगी रहती है कि वो गाँव में आते हैं तो कोहराम मच जाता है, लोग छुप जाते हैं घरों में, और मतलब एक डाकू आ गए, शोर मचता है? मैं बताते हैं कि आपने जैसे अपने देखा है कि शोले फिल्म बनी। जी जी बिल्कुल। जो शोले फिल्म में दिखा रहे हैं कि डाकू जड़ घोड़ों से भाग रहे हैं, फिर जहाँ पर उनका कैंप तंदूर लगे हैं तो वहाँ पे नाच गाना हो रहा है, ऐसा चम्बेल क्षेत्र में नहीं होता है। क्योंकि चम्बेल में छुपने आदमी छुपने का बस श्रेय ढूंढता है, जगह ढूंढता है। तब भी जब हम लोग 30 दिन छुपते हैं तब भी 31 दिन गोली चल जाती है, कितने भी छुपके रहते, क्योंकि इतना मुखबर बढ़ जाते, कोई ना कोई सूचना दे देता प्रशासन, आसपास के गांव वाले तो वो तो देता ही है। अब जैसे आप 10 गांव से जॉन था तो 10 गांव में अगर नहीं दे तब भी हो जाएगा, पता नहीं किसके पेट में नहीं कोई आदमी बैठा हुआ। तो हम लोग हैं कि रातें रात चल सकते हैं, रातें के चाहे कितने लोगों से मिल रहे, या 10 से मिल रहे या 20 से मिल रहे, दिन में किसी का मिलने का नहीं, चाहे कितना खास से खास हो। मतलब हर दिन आपके लिए चैलेंज रहता था उस वक्त के? कभी भी 24 घंटे 24 घंटे सिर पे मौत मंडराती रहती थी, वो वाली स्थिति रहती? जी 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 जी। तो आपकी गैंग में कितने लोग थे? हमारे गैंग में ऐसे 15-16 आदमी थे। 15-16 आदमी ने नाक में दम कर रखा था प्रशासन ने? वो तो ऐसा है कि जब आदमी का नाम ज्यादा खिंच जाता है तो पुलिस से आप
उस टाइम पे जब मैं जंगल में थे, आप अगर ये कह देंगे जाकर कि मात्र अकेली सीमा परिहार बैठे हैं और आप दावे के साथ कहते, तब भी पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं थी। तो ये कहते थे कि 10 साल का नाम बिल्कुल मरवाने के फिरते हैं। तो हमारे और लाला राम के नाम से 1-2 ट्रक की एसी नहीं जा सकती थी। पुलिस की गाड़ी तो छोड़ दीजिए, जब वहाँ पे 10-20 गाड़ी हो जाएगी तब वो जाएंगे, क्योंकि जब आ जाता, जब प्रशासन से जब भेड़ा पड़ता है भाई साहब, कहीं भी हो, चाहे पुलिस में हो चाहे, इनको तो ट्रेनिंग दी जाती है, इनको तो बीवी बच्चा पालना है, इनको ये करना कि हमें ड्यूटी भी करना है, बीवी बच्चा भी देखना है। लेकिन जंगल में जितना बाकी पैदा हुआ है उनके घर परिवार बस उतना ही है जितने साथी लोग हैं। ना कोई बाप है, ना माताई है, ना नाते रिश्तेदार, कोई नहीं। पूरा बिल्कुल मोह ममता टूट जाती है सबसे, क्योंकि अगर मिलेंगे तो हमें खतरा है। क्योंकि जितना दस्यु मरा है, आपके सामने भी काफी दस्यु मरे हैं जो आके लास्ट में अपने कहीं ना कहीं मरवाता है। तो अपने को तो ऐसे नहीं मिलेंगे, कितना भी जरूरत हो ये सोचो कि माँ बाप बहन भाई से मिल लो, नहीं मिलेंगे। अच्छा, जैसे कि तुम और का विश्वास कर लेंगे, लेकिन मैं अपने घर वालों का नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनको रोज डेली पुलिस उठा के ले जाती है, पुलिस ही वाले इनको मुखबरी दिवाएंगे कि ऐसा है कि अपनी लड़की की मुखबरी ले लो, उसको मरवा दो। और किसी विशेष काम में तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसमें तो आएगा, आ सकता है। आपके जैसे हमने अब इतना नाम तो पूरा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नगर परेशान कर दे। जैसा कि बताया गया कि निर्भय गुर्जर के साथ आपकी पहली शादी हुई, वो क्या कहानी है? बिल्कुल बताते हैं। ऐसा है कि जब हम 3 साल हो गए, जब मैंने हथियार उठाया है और 4थी साल जब हुई, 4 सालें हुई हैं, तो निर्भय पहले हमारे गैंग में आके सदस्य बना। आपके बाद? हाँ, हमसे जूनियर है। अच्छा, आपका जूनियर है। तो लाला राम के गैंग में वो उसको पहले समझाया बुझाया, कहीं पे अगर कोई वैसे जाते थे अपहरण के लिए और डकैती के लिए, पहले वो आता जाता था। तो आने जाने के बाद महीना 4 महीना आया, फिर बोला कि मैं डिक्लियर पर आ रहा हूँ। किस पर आ रहा हूँ? कहने का मतलब मैं डिक्लियर होंगे। अच्छा। पहले आता था, चला जाता, 2-4 दिन रुकता था, चला जाता था घर, फिर वो डिक्लियर फरार हो गया। जब 4 सालें हो चुकी, उसके बाद में एक दफे ये फक्कड़ अक्कड़ कर, तब कुसमन आयन हमारे गैंग में थी, जब अपहरण किया था लाला राम के साथ में थी। फिर जब फक्कड़ मिले, पहला चांस था, तो फक्कड़ के साथ में भूरे पंडित, जयसिंह गुर्जर और एक भूरे पंडित था इधर रामपुरा साइड का, और रामासरी तिवारी, ये सब पूरा इनका गैंग मिला। गैंग मिलने के बाद में ये कम से कम 2 महीने रहा हमारे साथ में, सब दिन दोनों गैंग नहीं, निर्भय तो हमारी गैंग का सदस्य था। तो ये वगैरह सब लोग साथ। हाँ, तो ये फक्कड़ ने प्रस्ताव रखा। आप कितना भी उसके साथ में कोई टॉर्चर नहीं करते, लेकिन जो कुंवारी रहती है तो आदमी ये अनुभव लगाता है कि पता नहीं उसको कौन कौन टॉर्चर करता होगा। तो ऐसा है कि जो आपके गैंग में लड़का डिक्लियर हो, उसके साथ में उसकी शादी कर दो। जब लाला राम को बताया गया, लाला राम ने हम लोगों से कहा, तो हम लोग फिर नामेट हो गए कि हमने कि मैं शादी करने के लिए ये गैंग में तुम हमें उठा के ले आएगी, और हमने कि मैं नहीं रहेंगे, कल को इससे हमारी शादी करोगे, बाहर जाओ, हम बाहर जाएंगे, या भागने की कहे तो हम कि मैं भाग नहीं पाएंगे। तो लाला राम बोले कि नहीं, आपकी सिर्फ शादी करी जाएगी, आपको गैंग से अलग नहीं करा जाएगा, गैंग में इसी में रहोगे जिसमें हो, लेकिन एक आपका कुंवारपन उतर जाएगा। क्योंकि आदमी 4 ये कहते होंगे कि पता नहीं कौन कौन इस्तेमाल ये लड़की को करता हो। तो ये सब बातें समझा के तब हमारी शादी हुई थी। तो तुम्हारी अजीतमल के नीचे एक साला मंदिर पड़ता है, अच्छा, वहीं पे हमारी विधि विधान से शादी हुई थी। तब वो निर्भय गुर्जर से हुई। वो शादी 1.5-2 साल चली है। अच्छा, ऐसे चली है कि निर्भय गुर्जर हमारी साथ में था, और ये जैसे अब पूरा गैंग तो नहीं जाता था, अब जैसे कोई छोटा पूरा काम है, राशन पानी मंगाना है, तो 4-5 लोग सदस्यों को भेज देते थे। तो 1-2 जगह की इसकी शिकायतें आई, क्यों हमारी इससे ये कहा थी कि तेरी अगर पहले की कहीं पे दोस्ती है और तेरे को अगर जाना है तो आप चले जा सकते हो, लेकिन किसी की बहन बेटी को जबरदस्ती छीन के ना। अच्छा, ये इस तरीके से ये हर गैंग की कहावत रहती है। तो इसकी एक गलती पहले मिली कि इसने एक नाई के घर में कूदा है, जी गया था तो कहीं वहाँ पे एक लड़की को कनौहा था बहू का पकड़ा है, लेकिन वह चिल्ला पड़ी करीब भाग आया वहाँ पे। तो वो गलती इसकी माफ़ कर दी गई, वो गलती माफ़ कर दी गई। और इसकी
दो तो हमारे जानकारी में थी। अच्छा। और इसके ऐसे रिश्ते में पड़ते थे कि वो समाज में बताने लायक नहीं है। लेकिन आज दिन तक हमने नामेट नहीं करा। अगर वो क्षेत्र में अगर होते तो इसे हम जबरदस्ती भेजते थे कि भाई जहाँ तेरी पहले से दोस्ती चल रही तो बराबर जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये कहने लगता था कि नहीं हम नहीं जा रहे, तो हम लोग जबरदस्ती भेज देते थे, तो ये जाता था। लेकिन जहाँ गांव वाले, अब वो हमें पता कब पड़ेगा, जैसे उसने रोक दिया किसी लड़के से कि बताना नहीं, वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर महीना 6 महीना में जब हम गए उस गांव में तो वो वही बेटी हमें बताएगी। तो इसकी 2 गलतियां मिली, हमने इसकी माफ करी, तीसरी गलती इसने फिर कर दी। तो ये इधर जमुना के किनारे बीजलपुर के बगल में एक मिसरपुरा गाँव पड़ा, वहाँ नाव के घर में करके आया। वहाँ शक ऐसे हो गई कि इनको हमने भेजा था, ये बीजलपुर के आगे एक सिकन्ना भरतौल है, दोनों में ठाकुर रहते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा काम था, तो हमने 5 लड़कों को भेजा। हमने कि जी सामान उठा के ले आइए, और हमने कि जल्दी आ जाना, यहाँ से हड्डी चेंज करने हैं। तो ये चला गया। चलने जाने के बाद में फिर ये आया है कम से कम 5 बजे जो लौट के आया मेरे पास। तो हम लोगों को डाउट हो गई। हमने कि ये बताइए कि सिकन्ना इतनी दूर नहीं है, आप लोग 5 बजे आए हो, तो 5 बजे कितना किलोमीटर चल रही है, और 6 बजे लो चलते हो क्योंकि आदमी देखने लगेगा। जब इनने माना नहीं, गुस्सा में डंडा उठाया, तो संग वाले लड़कों ने बता दिया। और दूसरे ने बोले कि ऐसे ऐसे पहले गाँव गए, फिर जा गाँव गए, फिर वहाँ गए, तो वहाँ भी क्या तुमने गए कि क्या काम था। तो बोले कि एक नाई के घर में कूद पड़े थे, वहाँ ये बहू बेटी को छोड़ गया। बस वहीं तक हमारी रास्ता लगा। वहाँ से फिर निर्भय निकल गए। निर्भय से मैंने ये कहा कि तेरे को जान से तो मारेंगे नहीं, लेकिन तेरे को गैंग नहीं रखेंगे। इसकी राइफल रखा लगी थी, राइफल रखा के इसको उड़ा दिया। उसने कुछ रिक्वेस्ट करी निर्भय ने कि बहुत कुछ करी, लेकिन 1 गलती 2 गलती पहले माफ कर चुकी थी। क्या बोले इस स्थिति में निर्भय? लेकिन आपकी बात में गलती नहीं होगी, अब दोबारा नहीं ऐसी हो सकती है। तो हमने 2 बार तेरी माफ कर चुके, तीसरा में कोई गलती। अच्छा, चलती थी आपकी गैंग में जबरदस्त निर्भय का, क्योंकि निर्भय का बड़ा नाम देखो ऐसा है, निर्भय का नाम जब हुआ है जब निर्भय ने शादियों पे शादी करी। अच्छा। तब निर्भय जाके उचका है अकेले, पहले निर्भय इतना हाईलाइट नहीं था। तो वहीं से थे अलग कर दिया, बस उसकी रास्ता अलग। फिर इसने क्या किया कि इसने धीरे धीरे जाके फिर जय सिंह से मिला, भूरे पंडित से मिला। तो इसने डायरेक्ट ये कहा जाए कि सीमा प्रसाद तो आने को तैयार थी, लेकिन लाला राम ने नहीं आने दिया। तो 6, 7, 8 महीने बाद इन लोगों ने कनाव बोले कि कैसे कनाव वो आ सकती है। बोले ऐसा है कि लाला राम से गोली चलाओ। तो सीमा पर यार हमारी आवाज़ सुन के कोई भागे आए। फिर ये लोग आ गए, तो इनने एक गांव में आके जो जंगल में चौपे चराते हैं जो जानवर तो जानवर चराने वाले को मारा। बोले सीमा और लाला राम बोला कहाँ पर है, उनको कना दिन के भगा दिया। तो दिन के 4 बजे जब जंगल में से जानवर जा रहे थे 5 बजे, तो हमने सलाह आज 5 बजे से कहते हो, हम उस टाइम पे जंगल में नहीं थे, हम खेत के किनारे थे। हमने एक लड़का को भेज के पूछाया, हमने कि जी आज इतने टाइम पे क्यों ले जा रहे जानवर। तो बोलने कि पता नहीं कि एक गैंग है, तो वो सब मार रहा और तो भगा रहा वहाँ से। वहीं पे हमने सब सामान पैक करवाया, सामान वहीं छोड़ दिया। जब तक गए तब तक 6 बज गए। जब 6 बजे तो हमें ये कहीं नहीं दिखाने, हमने गांव के किनारे ठाड़े होकर 4-5 फायर कर दिए। हमने अगर भैया तो जवाब दिए, नहीं है तो बात नहीं हुई। बंदूक का फिर बंदूक से उधर से जवाब आया। हाँ। गोली से। तो उसके बाद हमने फायर कर गए। जब हमने 4 फायर कर गए, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 10 मिनट बाद फायर का जवाब मिला। हमने चले तो हमने पहले फायर, जब उनका पहला फायर आया तो मात्र हमने एक आदमी का चेहरा देख पाया, वो भूरे पंडित का। और जैसे भूरे पंडित दिखाना, जैसी हमने गोली मारी है तो उसके ढेक में लगी, जैसे यहाँ ढेक के किनारे बैठा है तो उसमें लगी, तो मट्टी के सहारे हमें वो नीचे सरकत दिखाना है। उसके बाद में हमने उनको 11-12 किलोमीटर पीछे को भगाया, लेकिन किसी की सूरत दिखाई नहीं दी, क्योंकि तब तक रात हो गई। तो कबड्डी खेल के उसको हम 12 किलोमीटर पीछे को भगाए आए। और भगाने के बाद में ये कह आए कि अब चाहे लौट के आ जाओ, चाहे चले जाओ, अब हम आगे को नहीं आएंगे। वहाँ से इनकी टोली हो गई 3। भूरे पंडित अलग को भागे, निर्भय अलग को भागे, जय सिंह अलग को भागी। तब ये 4-5 दिन में इकट्ठे हो पाए। वहाँ पे इनका झोरा वोरा छूट गया था, एक झोरा गिर गया था। कुल मिला के आपने खदेड़ बहुत झोरा उठा के ले आए। इतनी ज्यादा धूप और बरसात में, बारिश के समय में, और अपने वहाँ पे अलग खतरे और है, सांप और बिच्छू वगैरह का जो जंगल के जीव हैं, तो ऐसे में आपको इन चुनौतियों से कैसे आपने? देखिए ऐसा है कि
चाहे सर्दी का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे बारिश का महीना हो, हमें 24 घंटा जंगल में रहना है। किसी की हम छत छाया ले नहीं सकते। जब बारिश होती है तो हम लोग तिरपाल रखते हैं। तो उसको अगर जैसी जान लिया कि बादल ज़्यादा तेज आ रहा है तो तुरंत रस्सी इधर से इधर बांधी पेड़े में, उस पर तिरपाल डाल दी। नीचे क्या करते हैं कि इतना तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे पास गिलास है, थोड़ी कटन बना दीजिए नाली सी, तो वो पानी निकलता रहेगा। जैसे कैंप में जो लगा देते हैं, फट देना, उनने डाली रस्सी और बस सुबह कर दिया, तो जो ही पानी बादल खोला फट देना समेट के रख दिया। अच्छा, और उस टाइम पे भी लोग कुछ लोगों का पॉइंट किया जाता होगा तैनाती पे कि आप लोग बाहर नजर रखो। वो तो एक तो रहना ही रहना है, रहना। वो तो 24 घंटा एक तो पहरेदार बैठे रहेगा। दिन के तो पहरे लगाएंगे और ऐसा पहरा लगाएंगे कि हमारे ढंगा अगर एक चिड़िया भी आती तो वो बिना देखे ना आए। इस ठिकाने पे पहरा बनता है। रात के एक ही पहरेदार बैठा है रात को। हाँ, क्योंकि रात की आवाज बहुत दूर से आदमी नीचे भले अगर चलता है तो जंगल में जब चलेगा तो कहीं न कहीं लकड़ी पे पैर रखेगा तो वो टूटेगी, तो उसकी पैरों की आवाज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। और दिन के नहीं आवाज़ मिलती है, दिन के सिर्फ पहरा इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपके पास में एक चिड़िया भी आएगी, वो भी पहरेदार देखेगा। अच्छा, अब जैसे बात करते हैं कि आप सीमा परिहार नाम अपने आप में पॉपुलर हो चुका था, लेकिन मैं समझता हूँ एक ख्याति आपको तब मिली जब आप सलमान खान के शो बिग बॉस में गए और बोला कि हम एक शो के लिए आपको कहीं बुला रहे, ना आप किसी मीडिया को बताओगे, ना घर वालों को बताओगे, ना कनाओ आप दोस्तों को बताओगे। तो यही पता नहीं पड़ता था कि मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। और उस टाइम पे एक आध डायरेक्टर, क्योंकि हमारी पिक्चर बन चुकी थी, तो उस टाइम पे हम अपने ही डायरेक्टर साहब से थोड़े नाखुश थे। हाँ, जब उनने ये बहर फिल्म बनाई है, उसमें निर्भय का रोल दिखाया है, तो उस फिल्म में हमने काम नहीं किया था। फिर बाकी बाद में आके इन्हें कहाँ से मिल गया कि क्योंकि वो नेट पे पिक्चर है हमारी वाली, क्योंकि लंदन से अवार्ड हुआ था 2005 में, फेस्टिवल हुआ था हमारी पिक्चर का। कहने का मतलब जिस तरीके से पिक्चर बनना चाहिए उसमें काफ़ी कमियां रख दी थी डायरेक्टर ने, लेकिन किस्मत के तेज थे जो फेस्टिवल पहुंच गई थी। हर पिक्चर फेस्टिवल में पहुंचती है, और ये पिक्चर पहुंची थी 17 साल बाद में पहुंची थी इंडिया की पिक्चर। 17 साल 2005 के पहले 17 साल पहले देवानंद जी की पिक्चर गई। अच्छा, उसके बाद ये आपकी ये हमारी फेस्टिवल में थी। तो पहला अवार्ड कहीं से नंबर निकाला होगा। हाँ, वहाँ से उनको नंबर, उनने पिक्चर देखी, फिर उनने चुना होगा कि सीमा परिहार को बिग बॉस में लिया जाए। फिर हमारे डायरेक्टर के पास में पहुंचे होंगे, क्योंकि वो भी बॉलीवुड में रहे। हाँ, तो क्योंकि नाम हो ही चुका उनका, तो उनने कही कि हमारा नाम ना बताना, नाम वहीं से उन्हें नंबर मिल गया। बोले पहले बात करिए, लेडीज बहुत अच्छी, लेकिन झूठ नहीं बोल देना, झूठ से नफरत है। और वैसे बढ़िया, अगर वो बिल्कुल नहीं है, मैंने भाई साहब 2.5 महीने मने करा। उस टाइम जब मैं बिग बॉस में गए, फिर हम यहाँ आ गए, यहीं बैठे थे, वरना बच्चा उद्यम कर रहे थे। जब बच्चे छोटे छोटे थे, ये हमारा बेटा और भतीजा, एक बड़ा वाला इतना ये उद्यम कर रहे थे, पढ़ रहे नहीं थे, तो हमने इन दोनों को मारा। तब तक उसका फोन आ गया, तो उसको भी गालियाँ दे के बात कर दिया। चलाया तो दोपहर को, कभी शाम के, कभी सुबह को हमने फोन लगा के रह जाता, हमने तेरी समस्या हल करते। तो वो निवेदन करने लगा, हमने कि तू चलाया, कल तेरी समस्या हल करते। हमने चले आए, तो बोला कि अरे सीमा जी हम नहीं आ पाएंगे, हमें काफ़ी लोगों से करना पड़ता, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको टिकट भेजते हैं, आप आ जाइए। अच्छा। अब हमारे घर वाले ने जाने में सबसे ज़्यादा बड़ी हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बड़े भाई का एनकाउंटर हो चुका था। 2006 में हुआ था। उसके बाद में वो 2010 में हम गए हैं, तो जैसे वैसे घर वालों को मनाया हमने कि वो चुम्बक तो लहनी होगा जो हमें चिपका लेगा। अरे भाई जब वो आएगा तो एक आध को तो हम जब ही लेंगे तभी हम मरेंगे, हमने कि हमें जाने दो। खैर जब ये तय भरे, बोले जो नहीं दिन जा रही वही दिन लौट के आओगे। हमने बारी है, हमने चलो जा पे हाँ कर रहे हैं। उनसे मैंने बात करी, हमने कि ऐसा है कि मेरा टिकट कराइए, मैं आ रहा है, और तुरंत ही हमारा लौटने का कराइए। तो तुरंत ही लखनऊ का नहीं मिला लौटने का, तो हमें दिल्ली का मिला। तो दिल्ली फ्लाइट से उतरे, वहाँ से टिकट था रीवा गाड़ी का। रीवा दिव्यापुर में खड़ी नहीं होती है, जींजक में खड़ी होती है। तो यहाँ से मैं सीधा गया, तो एक लड़का और संग में गया था, उसका डायरेक्ट कानपुर का करा दिया। वहाँ पे क्या बात हुई, आप वहाँ कैसे मिले? तब वहाँ पे जाके सामने जैसे एयरपोर्ट पे उतरे जाके, तो सामने अब 5 स्टार होटल बना सहारा, उसी में जाके बैठे जाके। तो हमारे संग में 2 लड़के थे, एक राजीव चड्डा था
और एक लड़का जो हमारे संगे चलता था वो था। जब मैं वहाँ गए तो वहाँ जाके जब उसने हमसे साइन कराने के लिए किया, जब मैंने वो पढ़ा तब पता लगा कि हमें बिग बॉस के घर के लिए बुलाया। आपने सुन रखा था उससे पहले बिग बॉस का? हम पहले जानते ही नहीं थे होता क्या है, पहले बिग बॉस ही नहीं कभी देखा, कलर्स चैनल ही नहीं देखा था। जब पता लगा तब ये राजीव चड्ढा बोला कि ऐसा है कि कहना दीदी आप चले जाओ, कहना मैडम ऐसा चैनल हर किसी को नहीं मिलता है। तो हमने जाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन हमारी कारीगर वाला समस्या है, ये कौन हल करेगा। फिर उसके बाद में उसने बोला हमने पहले तो एक हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि हर फर्स्ट वीक में हमें सीजीएम के यहाँ पे कहीं इंडिया के कोने में रहे तो एक बार सीजीएम के यहाँ साइन करना जाना है। तो वो हमने की हाई कोर्ट का डायरेक्शन, तो वो मुंबई वाले ने कहा कि ऐसा ऐसा कर लो, तो राजीव चड्ढा से गई जो पैसा खर्च होगा हम देंगे, जिनका हाई कोर्ट से करा ले। और राजीव चड्ढा को हमने मना करा, हमें जिसको उसने डायरेक्शन दिया है वही कोर्ट कर सकता है, हमें नॉलेज भी नहीं है कौन कोर्ट ने दिया है। लेकिन ये नहीं माना। हमारा वकील उस टाइम पे अनंत तोमर थे यहाँ औरैया में, उनने ये कहा कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं माना। इसने 10-15 हज़ार रुपये फूंक डाले, हमने फूंक डाले, हमारे का ऊपर जा रहा है। जब मैं बॉम्बे पहुंचे इलाहाबाद में उसने ये दे दिया कि सीमा परिहार निचली अदालत में एफडी के प्रार्थना पत्र लगा के जा सकती है, वहां से उसने खारिज कर दिया। मैं झकर कटी खड़े थे जहाँ पे बस स्टैंड पे कानपुर, एक आगरा से फोन आया मेरे मिलने वाले का, बोले बाने कही कि बहन जी ऐसी बात है, लेकिन आपका कनौ हाई कोर्ट से तो कनौ डायरेक्शन हुआ नहीं, मिला नहीं, आदेश खारिज हो गया। जब मैंने राजीव चड्ढा को फोन लगाया तो राजीव चड्ढा बोले कि नहीं आदेश मिल चुका, हम अपने हाथ में लिए। इसको मैंने कनौ करो, तेज गुस्सा आ गई हमने कि राजीव ऐसा है कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, लेकिन झूठ तो मत बोलो हमसे, क्योंकि मैं पेपर अपने हाथ में लिए पढ़ा रहे पेपर को, और तुम साले कहते जा रहे जब आदेश लाए हैं। मैं जैसे तैसे बॉम्बे पहुंची। बॉम्बे में जब बात हुई तो वहाँ का बॉम्बे का एक वकील आया तो बाने खोपड़ी हमारी पंचर कर दी। लास्ट पे इतनी पंचर करी, बोले नहीं हो सकता। पर फिर हमने आनंद चौहान से कही, हमने ये बताई कलर चैनल का मालिक कौन है, हमारी उस टाइम पे हमारी 2 मिनट बात कराओगे? बोले हाँ मैडम हो जाएगी। तो उस टाइम में कुणाल जी करके थे मालिक उस टाइम पर, हमने उससे बात कराई है, वे आए होटल में। हमने कि पहले तो ये वकील को हटा दो हमारे सामने से, नहीं इसका हम चेहरा खराब कर देंगे, इसलिए मेरी खोपड़ी खाद आ रही। हमने कि इसके कोई ये पता नहीं है कि इसको किसने LLB करके इसको हमने की बता दिया, वकील बना दिया। कुल मिला के तमाम अपोपेश से होते हुए हाँ, आपको जब उनको मैंने कुणाल जी को बताया ना, हमने कि हमारा वकील स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा कि बिग बॉस के घर में या गलत चैनल के कोई अगर दिक्कत पड़ती है उसके जिम्मेदार हम हैं, जवाब हम देंगे। तो वो कुणाल जी बोले कि सीमा जी फैक्स मंगाइए, तो हमने कि आप अपनी फैक्स बताइए, था उनने तुरंत भेजी, वकील साहब ने तुरंत पैक करके दे दिया इस तरीके से। लेकिन बिल लौट के हमें वकील साहब नहीं मिले। अच्छा, वहाँ पे सलमान खान को लेके आपका कैसी केमिस्ट्री थी, आपकी कैसी ट्यूनिंग? नहीं, ऐसा है कि सलमान खान की बहुत अच्छी थी। अगर बस शो में हमने देखा है सलमान खान ने एक हमें बहुत बड़ी इज्जत दी, और वो भी इज्जत करता है। सबसे पहले उन्हीं का सबसे पहले मीटिंग आपकी सलमान से कब हुई? जिस दिन हम अंदर गए। क्या बातचीत हुई बताएं जरा। ये बोले कि सीमा परिहार आप तो जंगल में रही हो, तो आप भला बिग बॉस के घर में कैसे रह सकती हैं? तो हमने कि ऐसा है कि बिग बॉस का घर एक घर है, इंसान रहेंगे। जब हमने कि हम 18 साल जंगल में काट सकते हैं तो ये तो बिग बॉस का घर है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल। तो बोले कि आप 15-16 आदमी का गैंग भी बता रहे हैं और इसमें 14 आदमी जाएंगे, हमने तभी हमारे गैंग से कम। अच्छा, जब आप शायद फिनाले से आप 2 हफ्ते या 3 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले आप हम 12 हफ्ता रहे थे और 14 हफ्ते का एपिसोड होता है। और हमारे निकलने के बाद में कलर चैनल वालों पे केस हो गया था। ये केस किया था इटली वालों ने, ये कहा था कि सीमा परिहार डायरेक्ट नॉमिनेट नहीं थी, तो सीमा परिहार को क्यों निकाला? क्योंकि बस शो में सबसे हाईलाइट हम ही चलते थे। देखिए क्या है कि बाहर का आदमी, खली और शायद डॉली बिंद्रा भी थी उसी दौर में, ये बाइकाट एंट्री पे आए थे, खली और डॉली बिंद्रा बाइकाट एंट्री सीजन से उस शो से वापस आने के बाद आपके साथ स्टार के साथ बातचीत, किसी सेलिब्रिटी के साथ किसी के साथ रहे कांटेक्ट में? अभी भी है? हाँ अभी भी है। कौन? जैसे कहने का मतलब सीता तिवारी से तो था ही था। अच्छा। अभी पिछले साल मेरा मोबाइल टूट गया, तब से नहीं है, तो उसका नंबर कहीं ना कहीं से ले लेंगे। सनीम सोनी से है ही, और सारा खान से है ही,
और आंचल से है और अस्मित पटेल से है और आते हैं इनके फोन, हाँ, बातचीत चलती है। और सलमान खान से अभी 1.5 साल हो गई तब से बंद है। अच्छा, अब क्या पता नहीं, रीजन बंद अब कैसे ये हो गया? पता नहीं पड़ रहा कि पिछले वाला कौन सा इनके पास में कौन सा मोबाइल रहने लगा है। मोबाइल पे घंटी जाती लेकिन फोन नहीं उठ रहा। मतलब उनके पास पर्सनल नंबर था या उनका पीआरओ? नहीं, पर्सनल नंबर था। क्योंकि वो एक बात हुई थी उसके बाद में, तो बोले कि सीमा जी हम नंबर चेंज जल्दी कर देते हैं, क्योंकि हमारा नंबर पब्लिक में जल्दी पहुंच जाता है तो हमें, हाँ, तो हम का नाम हमें बात करता। अब उसके कहने का मतलब जो बिग वुमन चलाता है, जो उस वाले तिवारी का नंबर भी है और उसका जो काम देखता है एक समीरा करके, उसका भी नंबर है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि आपका गली में जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी बसावट है यहाँ पे। लोगों में कोई खौफ कि हमारे बगल में कोई इतना नामी प्रतापी रह रहा है, कुछ इस तरीके का शुरुआत में जब आप ऐसी कोई कहानी? ऐसा है कि जब शुरू में रहे थे आके तो खौफ सभी खाते हैं। और रही बात है कि मेरा अधिकांश करके हम किसी से मतलब जैसा रखते हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो पेटियां 2-4 आदमी खौफ भी खाते हैं, 2-4 आदमी को ये लगते होंगे जब बदमाश होंगे अब करेंगे। अच्छा, तो हम किसी से मतलब नहीं रखते। हम सीधा बात ये जानते हैं, ना हम उल्टा किसी से बोलना चाहते, न सामने वाले से बुलाना चाहते। अच्छा, एक सवाल ये कि आपने भदोही से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने चुनाव भी लड़ा है 2007 में। वो आप दुर्भाग्यवश हार गए। उसके बाद 765 वोट से हारे। 765 वोट। अच्छा, आपने उसके बाद से राजनीति में कदम नहीं रखा, कोई खास रीजन इसका कारण? रीजन ऐसा था कि जब मैं देखो उदित राज के संग में थे उस टाइम पे, तो उदित राज की भी का नाम है पार्टी पहले तय चुनाव मैदान में आई थी, तो एक तरह की निर्दलीय थी, इनने सहयोग नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे जो मेरे पास में जो कुछ था मैंने सब लगा दिया चुनाव में। दूसरी बात है कोर्ट कचहरी अभी भी चल रही है हमारी। तो ऐसा पूरा जब से हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ है तब से पूरे परिवार का मेरे पास जिम्मेदारी है, बच्चों का खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना। तो अब चुनाव के लिए तो चुनाव भर पैसा होना चाहिए तभी कर सकते हैं। नहीं, कोई जैसे पार्टियां भी सपोर्ट कर देती हैं जब आप, देखिए क्योंकि अगर पार्टियां, आपका हाँ, चेहरा, पार्टियां हाँ, सपोर्ट करती हैं। पहले पार्टियों के लिए दक्षिणा तुम खर्च करिए, उसके बाद में पार्टी तुम्हें तो ऐसा आपके करेगी। रुझान में तो कोई पार्टी है नहीं? ये मेरे पास में है नहीं कि पहले हम खर्च करें उसके बाद में। लेकिन अगर कोई पार्टी सपोर्ट करे, आप चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में जाएंगे? अब ऐसा है कि जब चुनाव में राजनीति में अगर जाना चाहते हैं और चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन पार्टी पहले खर्चा मांगती है। 2022 का चुनाव जो आया था, चुनाव आने से पहले कभी आपको लगता है कि शायद इस बार कोई मुझसे कांटेक्ट करे? नहीं, कांटेक्ट हुआ था, 1-2 जन्म से हुआ था कि समाजवादी से ले लीजिए, हाँ, लेकिन आप कुछ खर्च ना करिए, अपना पूरा चुनाव का झेल लीजिए, पार्टी तुमसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन पूरा खर्चा आपको झेलना है। तो भाई साहब आज की डेट में अगर कोई आदमी अगर विधायकी का चुनाव लड़ रहा तो कम से कम 1-2 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब आप मैदान में आ सकते। तो भाई साहब नहीं है। किसी बड़े लीडर से बात हुई सपा के आपके, या किसी विशेष? नहीं, एक जन्म से जो जिस जन्म से हुआ था वो डायरेक्ट अखिलेश जी का दाहिना हाथ है, उन्हीं से हुई थी। लेकिन बात वही थी कि वो पार्टी को कुछ ना करें, अपना खर्चा झेल जाए। तो भाई साहब इतना कहाँ से लेके आएंगे? ये रीजन है, नहीं तो आप राजनीति में जाने के लिए बहुत जल्दी आ जाते। और सबसे बड़ी बात यह कि औरैया इटावा का हर जितना आज की डेट में राजनीति कर रहा हर बंदा हमसे कटता भी है नेता। क्या रीजन? रीजन ये है कि जिस दिन हम अगर राजनीति में आ गए तो जितने जी कनो जो बैठे हैं जो दलाली बाजी करते हैं इनका सबका मंडा फोड़ कर देंगे। इसी वजह से आपको बहुत जगह नहीं दी जा रही? जी जी जी, देखिए उसके बाद में हमें सबसे पहले मुलायम सिंह ने अपनाया था। मैं बता दें, मैं पार्टी में शामिल नहीं हुए थे जब औरैया में बादशाह के लड़के का मर्डर हुआ था, तब मुलायम सिंह आए थे। तो मुलायम सिंह ने हमें डायरेक्ट मंच पे बुलाया था, पूरा प्लान बन गया था। उसमें हमारा टिकट कटाने वाले तुम्हारे भोले सिंह है जी का नाम, तुम्हारे जी मुरादगंज बाबरपुर वाले, और दूसरे हैं क्या नाम तुम्हारे जी कमलेश पाठक। ये जानते थे कि ये अगर राजनीति में आ गई ये आगे बढ़ जाएगी, हम लोग पीछे रह जाएंगे।
इटावा में शिवपाल सिंह वगैरह ये जो हैं, इनसे कभी संपर्क हुआ आपको? देखिए, शिवपाल सिंह के लब से काफी वो होगा, लेकिन हमने खुद नहीं संपर्क किया। इनके भी पार्टी जब से बनाई है तब से ऑफर आई है कि आप भी हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन अभी हम गए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमसे बात करने के लिए, नवभारत टाइम्स को समय देने के लिए। आप भी नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।